नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कंफर्म केसेस है 1,98,706, एक्टिव केसेस है 97,581, क्योर हो चुके हैं 95,526, डेथ हो चुकी है 5,598 की। कल और आज में 204 लोगों की और डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कंफर्म केसेस है 70,013, एक्टिव केसेस है 37,543, क्योर हो चुके हैं 30,108, डेथ हो चुकी है 2,306 की। तमिलनाडु की बात करें तो कंफर्म केसेस है 23,495, एक्टिव है 10,141, क्योर हो चुके हैं 13,170 और डेथ हो चुकी है 184 की। दिल्ली की बात करें तो कंफर्म केसेस है 20,834, एक्टिव है 11,565, क्योर हो चुके हैं 8,746 और डेथ हो चुकी है 523 की। गुजरात में कंफर्म केसेस है 17,200, एक्टिव केसेस है 5,357, क्योर हो चुके हैं 10,780 और डेथ हो चुकी है 1,063 की। वेस्ट बंगाल में कंफर्म केसेस है 5,772, 271 नए केसेस आए हैं, एक्टिव केसेस है 3,141, क्योर हो चुके हैं 2,306 और डेथ हो चुकी है 325 की। कल और आज में 8 मौतें और हुई है वेस्ट बंगाल में। जो बिल्कुल जिस तरीके से जसप्रीत बता रही थी कि पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पे जहां पर हॉटस्पॉट केंद्र बने हुए हैं वहां की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच आज अनलॉक जो सीजन चल रहा है, अनलॉक का डे 2 आज चल रहा है और आज की हम आपको स्थिति दिखाएंगे। सिलीगुड़ी में जब आज हम लोग कवरेज के लिए निकले थे तो बहुत सारी ऐसी स्थिति देखी गई जहां पर भीड़ भाड़ की स्थिति देखी गई। और चाहे आप कोई से भी मोड़ की बात कर लीजिए, सिलीगुड़ी के मेन सिटी की मेन चौराहों की, चाहे पानी टैंकी मोड़ हो, एयरव्यू हो, वेनस मोड़ हो, या फिर अगर हम लोग बात करें जो थोक मंडी है वहां पर भी देखा गया, नया बाजार में भी काफी भीड़ जो है वो देखी गई। और इसी बीच अगर हम आज की कोरोना अपडेट की अगर आपको बात करें सिलीगुड़ी और इसके संलग्न इलाकों में, तो उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 जो है पॉजिटिव कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और ये मरीज सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि वो मरीज है जो खुद एक कोरोना वॉरियर के रूप में जंग से लड़ रहे थे। जी हाँ, ये उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ही डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के लोग हैं, 4 लोग। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो माटीगारा के हिमाचल बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया है कोविड अस्पताल, डॉक्टर चैंग अस्पताल में भी 5 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं। और वहां पर ये जो 5 लोग हैं ये भी कोरोना के ही वॉरियर है और ये भी डॉक्टर, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के, फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोग हैं। और कुल मिलाकर 9 रिपोर्ट जो है ये अभी है। और मिरिक की बात करें तो मिरिक में भी एक रिपोर्ट आई थी सुबह, वहां से एक रिपोर्ट है, कुल मिलाकर 10। और मल्लागुड़ी में भी एक रिपोर्ट जो है वो भी आई है, मल्लागुड़ी से भी। तो जो फिलहाल अभी दिसान हॉस्पिटल में भर्ती है और उनको भी रेफर कर दिया जाएगा डॉक्टर चैंग अस्पताल में। ये जो रिपोर्ट है ये कुल मिलाकर के आज 11 रिपोर्ट जो है वो उत्तर बंगाल के लिए एक दहशत भरा रिपोर्ट है, एक खतरे की संकेत है कि जिस तरीके से अनलॉक कर दिया गया है, सब कुछ खोल दिया गया है, सारी दुकानें जो है वो सब खुल गई हैं और सड़कों पर जिस तरीके से लोग वाहन लेकर अपने अपने कामों पर जा रहे हैं और मार्केट में भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो देखी गई है। इसे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोरोना जो है वो पैर नहीं पसारेगा। और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला समय जो है वो काफी भयावह है या फिर किस तरीके से हम लोगों को चलना चाहिए? जिस तरीके से कल जितने लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट करके हमें बताया था कि अभी इस लॉकडाउन को और एक्सटेंड करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, हम आज चाहेंगे कि आज भी उसी तरीके से लोग जो है कमेंट करके बताएं, अपने अपने विचारों को प्रकट करें। तो ये कुल मिलाकर यहाँ की रिपोर्ट रही। और भी हम आगे जानेंगे। जैसे और आप क्या रिपोर्ट जो है वो आज दर्शकों को देने वाली है? हम आगे बढ़ने से कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो आपने 11 रिपोर्ट्स कही वहां सब जगह की, और मालागुड़ी की भी एक रिपोर्ट विस्तार से।
बिल्कुल। और जलपाईगुड़ी की भी एक रिपोर्ट है, हम आपको बताना भूल गए, जलपाईगुड़ी से भी वहां के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो भी कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। वहां की भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, जलपाईगुड़ी की भी। जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की खबर है। कोरोना मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से उत्तर बंगाल के लिए नियुक्त स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर सुशांत रॉय ने सोमवार को यहां जानकारी दी। उन्होंने बताया 21 मई को उनका सैंपल जांच के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था। इस बीच उन्हें अपने घर कोलकाता जाना था। मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आने में देरी होने के कारण 23 मई को जलपाईगुड़ी अस्पताल में ट्यूनेंट मशीन से उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जिसके रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद वे कोलकाता चले गए। इधर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेजे गए उनके सैंपल की रिपोर्ट रविवार को जलपाईगुड़ी स्वास्थ्य विभाग को मिली, जो पॉजिटिव निकली। इधर 2 दिनों के अंतराल में इस तरह अलग अलग रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सकते में है। इसके साथ ही उन्होंने आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन के साथ जलपाईगुड़ी में कोरोना वायरस को लेकर एक अहम बैठक की। बाद में उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सिलीगुड़ी में एक और कोविड अस्पताल खोला जाएगा। इसके साथ ही गैर सरकारी अस्पतालों में कोविड का इलाज शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो ওনার 21 তারিখে একটা সোয়াব নেওয়া হয়েছিল। তো সোয়াবের রিপোর্টটা আসছিল না। এদিকে ওনার বাড়িতে একটা মায়ের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য তাকে বাড়িতে যেতেই হবে। কোথায়? বাড়ি কোথায়? তো সেখানে যেতেই হবে। তো তার জন্য আমরা তখন একটা সোয়াব টেস্ট করে নিয়েছিলাম 23 তারিখে। তো উনি যখন যান তার 2 দিন পরে মনে হয় গিয়েছে এখান থেকে, তাতে সোয়াব টেস্টটা নেগেটিভ এসছে। লাস্ট যে সোয়াব টেস্ট 23 তারিখে হয়েছে সেটা নেগেটিভ এসছে। উনি বাড়িতেই ছিলেন। তার মধ্যে পরশুদিন নাকি কালকে কখন যেন ওনার একটা রিপোর্ট আমরা দেখলাম যে 21 তারিখের রিপোর্টটা যেটা পাঠানো হয়েছিল সেটা পজিটিভ এসছে। কিন্তু এনিওয়ে যেটাই আসুক না কেন বর্তমানে উনি নেগেটিভ আছেন, আগে যাই হয়ে থাকেন। ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয় আর কি, কারণ এমনিতে স্যানিটাইজেশন তো এখন সব জায়গাতেই হচ্ছে, তারই একটা পার্ট হিসেবে সব এই রুমটাও স্যানিটাইজেশন হবে। একটা প্রশ্নে হয়েছে, একটা প্রশ্নে কাজ হয়েছে, এরকম তো আমাকে জানিয়েছে। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, আমার আজকের রিপোর্ট নেগেটিভ আছে। আমি ওনাকে আরেকটা রিপোর্ট করবো, কারণ ওনাকে তো অনেক জায়গায় যেতে হয়। উনি আজকে ফিরলে রাত্রিবেলাতে যদি হবেন আজকে, আর কালকে আমার সকালবেলা ওনার ফার্স্ট করতে ওনার সোয়াব নিয়ে ইমার্জেন্সি বেসিসে সেটা করে নেবো কালকে। ने इतनी दहशत मचाई हुई है, उस बीच एक बड़ी खबर और आई है। महावरिस्तान में जो कि है 2 दुकानें जो है वह सुबह 7:30 बजे जलकर राख हो गई। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरीके से आग लग गई है वहां पर, और आसपास की दुकानें भी जल गई हैं। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं देवाशीष मंडल के साथ। ঠিক শিলিগুড়ি মহাবিস্তান এলাকার সেরকম ঘটনা যে সকালবেলা আগুনের ঘটনা ঘটেন, সেখানে কিন্তু ভিতরে দোকানে যেসব জিনিসপত্র রয়েছেন সেগুলো কিন্তু বের করে বাইরে নিয়ে আসছেন। শিলিগুড়ি মহাবিস্তান এলাকায় কিন্তু ভালো রকম আগুনের ঘটনা ঘটে। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন
হয় লকডাউনের মাঝে দোকান বন্ধ থাকার পরে যদি আগুনের ঘটনা ঘটে তাহলে তার কিন্তু মাথায় হাত। ঠিক সেভাবে কিন্তু জেনে নিয়েছি অনেক কটা দোকানদারের সাথে, এবং তারা কিন্তু বলছেন যে কোনো প্রশাসনের লোকেরা কিন্তু এই মুহূর্তে এসে পৌঁছায় না, এবং তারা প্রশাসনের কাছে দাবি করেছে যে কিছু তাদেরকে সাহায্য করলে কিন্তু তারা বহুদিন বন্ধ ছিল এবং তারপর হঠাৎই আজ ভোরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, তার জেরে এই মুহূর্তে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং মাথায় হাত এখানকার ব্যবসায়ীদের ভোর 4টা নাগাদ আগুন লাগে এবং বইয়ের দোকান রয়েছে, মুদিখানা দোকানের সামগ্রীর দোকান রয়েছে, ঝাড়ুর দোকান রয়েছে, পাশাপাশি কাগজের দোকান রয়েছে, বেশ কিছু দোকান রয়েছে। এখন অবধি যেটা অনুমান এখানকার ওয়ার্ডেন এটা প্রশংসা করতে, পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের যে 8 থেকে 9টি দোকান কিন্তু হয়ে গেছে। এখানকার যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু দমকলে খবর দেওয়ার পরই কিন্তু দমকল কতটা ভয়াবহ ছিল এই আগুন, যার জেরে লক্ষাধিক টাকা কদম তো আসতে পারে এইভাবে দেখো না, আমি তো ঘুমের উঠে চলে আসবে। বেশ বহু টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়, এবং লকডাউনের মাঝে এবং আগুন লাগার পর তাদের কিন্তু মাথায় হাত পড়ে যায়। এই মুহূর্তেও কিন্তু রয়েছে এখানে উপস্থিত রয়েছে দমকলের কর্মীরা, এবং এখনও পর্যন্ত কিন্তু আগুন কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। ঠিক সেটাই, আগুন কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি, এখনও কিন্তু ধোঁয়া কিন্তু সেরকমই দেখা যাচ্ছে। যে ভিতরে যত জিনিসপত্র রয়েছে তারাও কিন্তু হেল্প করছেন এবং একের পর একটি সাহায্য করছেন। পুরোপুরিভাবে যাতে এই আগুন নেভানো যায় সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন, এবং বই দোকান থেকে প্রচুর বই এবং খাতা রয়েছে যেখানে ছড়িয়ে পড়ে, এবং এখনও অবধি আগুন রয়েছে এই দোকানে। জীবনে পাশাপাশি কাঠের দোকান হয় বড় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, দমকল কর্মীদের পেছনে প্রায় 5টি দোকান পড়ে গিয়েছে। আরও বেশ কিছু দোকান রয়েছে দেখেছি, তো সব মিলে এখনও অবধি যেটা বলা যায় যে 8 থেকে 9টি দোকান আগুনের জেরে এবং লক্ষাধিক টাকা ক্ষয়ক্ষতি। মহাবিস্থানে শিলিগুড়ি থানার অন্তরগ্ন যে মহাবিস্থান, সেই মহাবিস্থানের কাছেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। কালীবাড়ি রয়েছে, সেই কালীবাড়ির কাছেই কিন্তু রয়েছে, সেখানেই এবং 4টা নাগাদ এই শিলিগুড়ি মহাবিস্তান এলাকায় কিন্তু ভয়াবহ আগুন লাগে, এবং জানা যায় ঠিক 4টা থেকে 5টা নাগাদে কিন্তু ঘটনাটা ঘটে, এবং সেখানে সাথে সাথে দমকলের ইঞ্জিনও কিন্তু পৌঁছায়। ঠিক এই মুহূর্তেও কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে যায় না, প্রায় বলা চলে 7 থেকে 8-9-10টি দোকান কিন্তু পুরো ছাই হয়ে যায়। ঠিক ভিতরে যা যা জিনিসপত্র ছিল সেগুলো কিন্তু সব ক্ষতি হয়ে যায়, এবং প্রায় লক্ষখানি টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়।
ঠিক মহাবিস্তান এলাকার ঠিক শিলিগুড়ি থানার মতো পাশেই এরকম আগুন ঘটনা ঘটে। শিলিগুড়ি মহাবিস্তান এলাকায় কিন্তু সকালবেলা ভোরবেলা কিন্তু ভয়াবহ আগুন লাগে, সেরকম ঘটনা কিন্তু ঘটে। ঠিক জানা যায় কিন্তু সেভাবে যে তাদের প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়। ঠিক শিলিগুড়ি মহাবিস্তান এলাকার সেরকম ঘটনা যে সকালবেলা আগুনের ঘটনা ঘটেন, সেখানকার কিন্তু ভিতরে দোকানে যেসব জিনিসপত্র রয়েছেন সেগুলো কিন্তু বের করে বাইরে নিয়ে আসছেন। শিলিগুড়ি মহাবিস্তান এলাকায় কিন্তু ভয়াবহ কিন্তু আগুনের ঘটনা ঘটে। সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন ক্ষতি কিন্তু হয় লকডাউনের মাঝে দোকান বন্ধ থাকার পরে যদি আগুনের ঘটনা ঘটে তাহলে তার কিন্তু মাথায় হাত। ঠিক সেভাবে কিন্তু জেনে নিয়েছে অনেক কটা দোকানদারের সাথে, এবং তারা কিন্তু বলছেন যে কোনো প্রশাসনের লোকেরা কিন্তু এই মুহূর্তে এসে পৌঁছায় না, এবং তারা প্রশাসনের কাছে দাবি করেছে যে কিছু তাদেরকে সাহায্য করলে কিন্তু তারা বহুদিন বন্ধ ছিল এবং তারপর হঠাৎই আজ ভোরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা, তার জেরে এই মুহূর্তে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং মাথায় হাত এখানকার ব্যবসায়ীদের ভোর 4টা নাগাদ আগুন লাগে। এবং বইয়ের দোকান রয়েছে, মুদিখানা দোকানের সামগ্রিক দোকান রয়েছে, ঝাড়ুর দোকান রয়েছে, পাশাপাশি কাগজের দোকান রয়েছে, বেশ কিছু দোকান রয়েছে। এখন অবধি যেটা অনুমান এখানকার ওয়ার্ডেন এটা প্রশাসন করতে, পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের যে 8 থেকে 9টি দোকান কিন্তু এখানকার যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু দমকলে খবর দেওয়ার পরই কিন্তু দমকল কতটা ভয়াবহ ছিল এই আগুন, যার জন্য লক্ষাধিক টাকা কদম তো আসতে পারে যেগুলি আগুনে এইভাবে দেখো না, আমি তো ঘুমের উঠে চলে আসবে। বেশ বহু টাকা কিন্তু ক্ষতি হয়, এবং লকডাউনের মাঝে এবং আগুন লাগার পর তাদের কিন্তু মাথায় হাত পড়ে যায়।
এই মুহূর্তেও কিন্তু রয়েছে, এখানে উপস্থিত রয়েছে দমকলের কর্মীরা এবং এখনও পর্যন্ত কিন্তু আগুন কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। ঠিক সেটাই, আগুন কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি, এখনও কিন্তু ধোঁয়া কিন্তু সেরকমই দেখা যাচ্ছে। যে ভিতরে যত জিনিসপত্র রয়েছে তারাও কিন্তু হেল্প করছেন এবং এর পর একটি সাহায্য করছেন। পুরোপুরিভাবে যাতে এই আগুন নেভানো যায় সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং বই দোকান প্রচুর বই এবং খাতা রয়েছে যেখানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এখনও অবধি আগুন রয়েছে এই দোকানে জীবনে পাশাপাশি কাঠের দোকান হওয়ায় আরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দমকল কর্মীদের পেছনে প্রায় আরও 5টি দোকান পড়ে গিয়েছে আরও বেশ কিছু দোকান রয়েছে দেখেছি। তো সব মিলে এখনও অবধি যেটা বলা যায় যে 8 থেকে 9টি দোকান আগুনের জেরে এবং লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি। तो वो हम आपको दिखा रहे थे सुबह की तस्वीरें जहां पर महाविस्तान की स्थिति जो कि एक काफी भयावह स्थिति थी वहां पर और दुखद स्थिति थी कि कोरोना से हटकर एक ऐसी न्यूज जो मतलब दिल दहला देने वाली और एक ऐसी पुस्तक भंडार जहां पर बहुत सारे सिलीगुड़ी के लोग जो है वो वहीं से किताबें लेते हैं, पुस्तकें लेते हैं, पढ़ते हैं और एक किताब की दुकान पर इस तरीके से आग लग जाना हम बहुत ही उन पर दुख व्यक्त करते हैं। चलिए, आज लोकनाथ बाबा की पूजा है और डागापुर में जो सबसे बड़ी मंदिर है सिलीगुड़ी की डागापुर में लोकनाथ मंदिर, वहां की स्थिति दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वर्ष पूजा अर्चना हुई, वहां पर भक्तजन की क्या कुछ भीड़ की स्थिति थी वो हम आपको दिखाएंगे। और लेकिन इससे पहले अगले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई थी। हर वर्ष जिस तरीके से पूजा होता है उसी तरीके से इस वर्ष पूजा नहीं हुई और इस वर्ष कुछ दृश्य बिल्कुल अलग दिखा। कैसा था वहां का दृश्य हम दिखाएंगे राजीव झा जी के साथ एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं दार्जिलिंग मोड़ से थोड़ी दूर पर जो स्थित है दगापुर, और दगापुर इलाके में अवस्थित है पूरे सिलीगुड़ी में प्रसिद्ध लोकनाथ बाबा का मंदिर। खासतौर से ये सिलीगुड़ी का ही नहीं पूरे उत्तर बंगाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें लोकनाथ बाबा की जो है विशेष पूजा अर्चना होती है। स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद ही जो है उन्हें भीतर जाने की इजाज़त दी जा रही है, जो कि विशेष पूजा अर्चना जो है यहाँ पर हो चुकी है, लगातार हो रही है और पट जो है फिलहाल बंद रखा गया है। और श्रद्धालुओं को आप देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर हुई और अभी थोड़ी देर पहले पट बंद था, पट अभी खुला है, विशेष पूजा अर्चना हुई है। विशेष पूजा अर्चना जो आज के दिन होगी उसका सीधा प्रसारण हम आपको इस खिलाड़ी में दिखा रहे हैं।
नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं दार्जिलिंग ओर से थोड़ी दूर पर जो स्थित है दगापुर, और दगापुर इलाके में ही अवस्थित है पूरे सिलीगुड़ी में प्रसिद्ध लोकनाथ बाबा का मंदिर। खासतौर से ये सिलीगुड़ी का ही नहीं, पूरे उत्तर बंगाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें लोकनाथ बाबा की जो है विशेष पूजा अर्चना होती है। स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद ही जो है उन्हें भीतर जाने की इजाज़त दी जा रही है, जो कि विशेष पूजा अर्चना जो है यहाँ पर हो चुकी है, लगातार हो रही है। और पट जो है फिलहाल बंद रखा गया है और श्रद्धालुओं को आप देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर हुई, और अभी थोड़ी देर पहले पट बंद था, पट अभी खुला है, विशेष पूजा अर्चना हुई है। विशेष पूजा अर्चना जो आज के दिन होगी, उसका सीधा प्रसारण हम आपको इस स्लाइड में दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे घूम से मालविका सुराना के साथ की एक रिपोर्ट अनलॉक डे 2 की। और इस बीच हम आपको दिखाए थे लोकनाथ बाबा की मंदिर की स्थिति कि वहां पर आपने देखा कि स्क्रीनिंग करके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, सैनिटाइज करवा कर ही भक्त जन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे थे। और किस तरीके से पूजा आरती जो हो रही थी वो इस बार जो है बहुत ही हल्के तर्ज पर हुई है। हालांकि हर वर्ष जिस तरीके से होती है, इस वर्ष कोरोना की वजह से कोई भी तीज त्योहार जो है उस तरीके से शायद ना मने। जो स्थिति अभी देख रहे हैं शायद आने वाले समय पर हो सकता है, अगर लंबा समय रहे तो ऐसा हो सकता है। तो अनलॉक डे 2 की स्थिति देखेंगे हम घूम की मालविका सुराना के साथ। नमस्कार, आज है अनलॉक का डे 2 और यहाँ मैं घूम रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी हुई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें बंद है और यहाँ पे जितने भी लोग बाहर निकले हैं वो कुछ कारणवश अपने घर के ज़रूरी सामान लेने की वजह से बाहर निकले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है जो कि खुला है और बैंक खुली है, बाकी ऑलमोस्ट सब बंद है। और जितने भी लोग यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं, जो भी चल रहे हैं, वो सब सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन कर रहे हैं और उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। गाड़ियाँ भी यहाँ पे बहुत ही कमती मात्रा में चल रही है और गाड़ियाँ में भी सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कम एकत्रित हुए हैं। ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये घूम रेलवे स्टेशन है जो कि दुनिया में देश में दूसरे नंबर पे आता है इसके आल्टीट्यूड के हिसाब से। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पालन हुआ जा रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे गाड़ियाँ देख सकती हैं, आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ खाली पड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बस भी जा रही है जिसमें भी गिनती के पैसेंजर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं खड़ी हूँ मोनेस्ट्री रोड के एक दुकानों के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप सेफ डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर और 3 फीट। मतलब यहाँ के सभी दुकानों के बाहर ऐसे पर्चे लगे हुए हैं और इसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा सीरियस है ये कोविड-19 के खतरे को लेकर और बहुत ही ज़्यादा सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं और सैनिटाइज भी कर रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिनाइल का छिड़काव अच्छे से किया गया है। यहाँ के दुकान के बाहर ही फिनाइल का छिड़काव दुकान वाले ही कर रहे हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी जर्म्स हो, वो घर के अंदर ना जा सके। और यहाँ पे हम खड़े हैं एक हार्डवेयर स्टोर के बाहर में। यहाँ पे ये एक ऐसे लगाया गया है, यहाँ पे एक डोरी लगाई गई है और उस पर एक प्लास्टिक ऐसे करके लगाया गया है
ताकि हम इसके आर पार ना जा सके और यहाँ पे खाली 1-2 जन ही खड़े हो सके। यहाँ पे सब दुकानें बंद है और वहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस का मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये लाइन को क्रॉस ना किया जाए। और यहाँ पे भी फिनाइल का छिड़काव होता है ये शॉप में भी, और बहुत ज़्यादा सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र भी रखा गया है और वो सैनिटाइज़र वहाँ पे है, तो जो भी कस्टमर यहाँ आता है उसको 1 पंप सैनिटाइज़र का भी दिया जाता है। नमस्कार, आज है अनलॉक का डे 2 और यहाँ मैं घूम रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी हुई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें बंद है और यहाँ पे जितने भी लोग बाहर निकले हैं वो कुछ कारणवश अपने घर। तो घूम से हमने मालविका सुराना की एक रिपोर्ट दिखाई कि वहाँ की स्थिति कैसी है और क्या व्यवस्था चल रही है। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करके ही लोग जो है कामकाज कर रहे हैं, दुकानों को खोल रहे हैं। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं गैंगटॉक की तरफ और वहाँ से एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे कैमरामैन सनी के साथ कि वहाँ की स्थिति जो है वो अनलॉक डे 2 में कैसी है। तो ये आप देख रहे हैं कि एमजी मार्ग की स्थिति और एक वेदर आप देखिए, इतना प्यारा जो सुहाना वेदर है गैंगटॉक का, वो हमेशा रहता है। बहुत ही सुंदर मौसम भी है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के लोग फॉलो भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मास्क के साथ। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कम ही भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि दुकानें सारी खुली है लेकिन लोग वही बाहर निकल रहे हैं जिनको ज़रूरत है। यहाँ के लोग काफ़ी सतर्क हैं। और जैसे कि सिक्किम गैंगटॉक एक क्लीन सिटी भी जाना जाता है, क्लीन स्टेट जाना जाता है, और वैसे ही यहाँ पर कोरोना की अगर अपडेट्स की हम बात करें तो पूरे तरीके से क्लीन ही रहा। इस बीच कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आया और ग्रीन जोन पर ये था, लेकिन बाहर से जो कुछ लोग आए थे उनमें से एक में कोरोना के संक्रमण पाए गए। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात जो ये है कि सिक्किम राज्य में कोई भी कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो नहीं आया है और सिक्किम सरकार बहुत अच्छा काम जो है इस बीच करते हुए दिखी। और लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ की स्थिति कैसी है। और फिलहाल हम आपको ये गैंगटॉक की स्थिति दिखा रहे हैं एमजी मार्ग से, और विभिन्न जगहों की स्थिति हम आपको दिखाते चले आ रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर ही सारी दुकानों से सामान लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग में ही बैठे हैं। तो ये जो स्थिति थी ये हमने आपको गैंगटॉक से दिखाया। जैसे तो और आज की रिपोर्ट में और आप क्या बताने वाली हैं? आज एक रिपोर्टिंग जो कि नेहा जी ने ही की है, गौतम देव से बात की थी अनलॉक डे 2 के बारे में, तो उनकी क्या राय थी इस बारे में और आपको क्या लगता है जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं क्या ये सही हुआ है और उनका क्या कहना था? जैसे कि हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा था, गौतम देव जी ने कहा था कि इस तरीके से आने वाले समय में हो सकता है कोरोना की रिपोर्ट और भी इजाफा हो, दरें बढ़ सकती हैं। और हम सुनते हैं खुद उन्हीं से कि उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। जिस तरीके से नक्सलबाड़ी में और दार्जिलिंग जिले में भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे कि लोगों को कैसे रहना? सुनिए, केसेस आया और भी बहुत केसेस आने वाला दिन में आने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, जैसा उन्होंने मैसेज देने का कोशिश किया था, जो घंटा बजाने से, शाग फूकने से, मोमबत्ती जलाने से, घर में लाइट जलाने से कोरोना दूर हो जाएगा। आज सारे रास्ता में आदमी लोग काशा घंटा लेके कोरोना दूर हो, मोदी जी जिंदाबाद भक्तों लोग किया। नतीजा ऐसा हुआ कि लॉकडाउन अभी उठ रहा है, क्वारंटाइन जोन छोड़ के, और अनलॉक 1 चल रहा है। और अनलॉक 1 का पहले दिन सारे इंडिया में 8,800 इन्फेक्टेड हुआ, हाईएस्ट। बंगाल में भी बढ़ रहा है। बंगाल में बढ़ने का कारण है 4 घंटा का नोटिस में लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। सारे बाहर में ना सिर्फ स्टैंडर्ड वर्कर्स, इसके अलावा बहुत सारे आदमी काम के लिए गया था, बहुत सारे आदमी ट्रीटमेंट के लिए गया था,
बहुत सारे आदमी स्टैंडर्ड हो गया, लगभग सारे इंडिया में 3 करोड़ प्लस। और सबसे नाजुक हालत था एक स्टैंडर्ड लेवल लोग का। बंगाल में हम लोग उसको शेल्टर दिया, 100 डेज काम में उसको लगाया, गवर्नमेंट उसको खाना दिया, शेल्टर दिया। लेकिन बीजेपी लेड जो जगह है उधर में कोई स्टेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग सोचा कि ऐसा मर जाने से चलो पैदल चले। वो पैदल जाने के टाइम बहुत सारे रेल में कट गया, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और इतना उनका हालत ख़राब था कि ट्रेन में आने का टाइम 80 वर्कर्स का देहांत हो गया। बहुत शर्म की दुख की बात है। और उस टाइम रेल एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा था। जब स्टेट गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड को बोला कोई चार्जेस मत लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देगा। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट पहले बोला था ये सुप्रीम कोर्ट का देखना नहीं है, लेबर लोग रेल लाइन के ऊपर सो गया तो कोर्ट क्या करे। बाद में वही सुप्रीम कोर्ट का और एक जज वो ऑन हिज ओन केस टेकअप किया और डायरेक्शन दिया कि नहीं ये हमारा राष्ट्र का जिम्मेवारी है और रेल को जिम्मेवारी लेने होगा टू कैरी ऑल दी स्टैंडर्ड वर्कर्स टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अभी आ रहा है लेकिन उसका हालत बहुत ख़राब है, बहुत सारे इन्फेक्टेड लेबर लोग आ रहा है, इसलिए इसको बढ़ रहा है। एक ही मैसेज देना चाहेगा, जो मेडिकल प्रोटोकॉल है स्ट्रिक्टली वो मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो करके सोशल डिस्टेंसिंग लेके हम लोग का आगे बढ़ने होगा, क्योंकि ये 1-2 दिन में जाने वाला इन्फेक्शन नहीं है, डिजीज़ नहीं है, ये समझने पड़ेगा। वो बुजुर्गी करके ढाल और कसा बजा के मोदी जी, बहुत सारे मोदी जी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन कोरोना जाने वाला नहीं है। वो जाएगा जब उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन आएगा, तो इसके लिए वेट करने पड़ेगा। जब सारे वर्ल्ड कोशिश कर रहा है, मेडिकल साइंस चेस्ट कोशिश कर रहा है, अमेरिका में इतना नाजुक हालत है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका पास, तो हम लोग का इम्यूनिटी पावर बनाने होगा, हम लोग का मेडिकल प्रोटोकॉल के आदत से चलने पड़ेगा। लेकिन लाइफ स्टार्ट हुआ, इतना इंडिफिनिट पीरियड लॉकडाउन इंडिया का माफिक, इतना इकोनॉमिकली जो हमारा स्थिति है उसमें पॉसिबल नहीं है। अभी जीडीपी ग्रोथ माइनस में चला गया, हालत बहुत ख़राब है। सो हम लोग का काम करने पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली ये जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसको मान के करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि केंद्र सरकार पर तीखे हमले जो राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने भी किया है कोरोना को लेकर, और उन्होंने कहा है कि समय आने पर धीरे धीरे जब इसकी प्रॉपर एक मेडिसिन या जो भी वैक्सीन मिलेगी तब हो सकता है धीरे धीरे करके इसकी इलाज मिल जाए। चलिए हम आपको सिलीगुड़ी की कुछ अन्य जगहों की स्थिति दिखाते हैं, और इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है रंजन सरकार के द्वारा अम्फान में बसीरहाट जो इलाका है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, और वहां पर भोजन खाद्य सामग्रियां एक ट्रक के माध्यम से भेजी गई। वहां से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। আজকে আমরা আমাদের দার্জিলিং জেলা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে দক্ষিণবঙ্গে একদিকে যেমন করোনা, তার উপরে আবার আমফানের মতন একটা ভয়ঙ্কর ঝড় আমাদের রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, এবং সেখানকার প্রচুর মানুষ তারা খুব কষ্টে রয়েছেন। আমরা আজকে আমাদের দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছু খাদ্য সামগ্রী বসিরহাটে পাঠাবার জন্য আমরা এসডিও সাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছি, এবং আমরা কিছু চেক ওনার হাতে দিচ্ছি। সেটাও এই আমাদের যে এই ডিজাস্টারের জন্য এটা 25,000 একটা হচ্ছে 15,000, এই দুটো আমরা তুলে দিচ্ছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর এই আমফানের রিলিফ ফান্ডে, এবং এই গাড়িটি আমাদের এসডিও সাহেবকে তুলে দিচ্ছি। ওনার তত্ত্বাবধানে এটা বসিরহাট পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।
এটা আমাদের ছোট্ট প্রয়াস। আমরা ধীরে ধীরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আহ্বানে আমরা সাড়া দিতে পেরেছি আমাদের সকলে মিলে আমাদের দলের পক্ষ থেকে। এটা আজকে আমরা এরপরেও আমরা পাঠাবো। না, আমরা ডিএম সাব অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে, উনি ওখান থেকে ফিক্স করে এটিও পাঠিয়ে দেবেন, যে সাব ডিভিশন অ্যাকচুয়ালি যেরকম দরকার হবে ওখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেবেন। ওখানকার ডিএম স্যারের সাথে কথা হয়ে গেছে, ওখানে করে দেবেন। উত্তরবঙ্গ থেকে এর অন্যরা কেউ সাহায্য চাইতে হয়তো এভাবে পাঠিয়ে দেবেন আপনারা? হ্যাঁ, আগেও একটা করেছিল এখান থেকে গত সপ্তাহ, ও গিয়েছিল ক্যানিং সাব ডিভিশনে, তারপর এখানে আজকে সেকেন্ড যাচ্ছে। নর্থ বেঙ্গলে খুব ভালো লাগছে, এখান থেকে লোক সাহায্য করছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এবং উত্তরের সাহায্যে এগিয়ে এসছে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ, বিভিন্ন সময় সাহায্য কিন্তু উত্তরবঙ্গে এসছে। এই आगे बढ़ते आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे महानंदा नदी के पास की, जहां पर एक अज्ञात शव मिला, जहां पर लोगों की बहुत सारी खलबली मच गई थी और वहां पर देखते ही देखते भीड़ भी भर गई। पुलिस भी आ गई थी ताकि देख करने की कौन है वो व्यक्ति और कौन है वो अज्ञात शव। तो आइए आपको वहां की एक झलक दिखाते हैं राजीव झा के साथ। आज दोपहर सिलीगुड़ी के महानंदा नदी के ऊपर बने ब्रिज के बगल में एक नदी के किनारे झाड़ी में एक लावारिस लाश देखे जाने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लाश की सूचना मिलते ही सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पहुंचे, उसके बाद इसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस लाश को झाड़ी से निकाला। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उक्त लाश जो है किस व्यक्ति का है, लेकिन जिस तरह से लाश को छुपाया गया है इससे मर्डर की आशंका बताई जा रही है। तो ये हम आपको दिखाए थे कि महानंदा संलग्न इलाके पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से स्थानीय लोगों में काफी खलबली मच गई थी और वहां पर पुलिस भी पहुंची मौके पर और डेड बॉडी को जो है वो ले गई और उसके बाद पोस्टमार्टम करेगी और देखेगी, जानकारी करेगी कि वो व्यक्ति जो है वो किनकी शव है। तो ये जो कुछ स्थिति थी वो महानंदा इलाके से हमने आपको दिखाई। इसी बीच हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना वॉरियर जिसे हम कह रहे हैं, जो कि सच में कोरोना मरीजों को ठीक कर रहे हैं और ठीक करते करते खुद ही मरीज बन जा रहे हैं। एक हम आजकल सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि एक डॉक्टर किस तरीके से खुद पीपी किट, मास्क, ग्लव्स सब कुछ पहनकर खुद प्रोटेक्ट करके खुद की सुरक्षा करते हुए लोगों की इलाज कर रहा है और उसके बाद खुद किस हाल पे रह रहा है, ये हम आपको आज दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर किस तरीके से जमीन पर बैठे हुए हैं, वो घर भी नहीं जा पा रहे हैं हो सकता है, और इसी बीच बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ऐसी स्थिति देखी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से या थक चुके हैं इलाज कर कर, लेकिन यह गिव अप नहीं करना चाहते, या फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह लोग वहीं जहां पर काम कर रहे हैं वहीं सोने की भी तैयारी कर ली है इन्होंने, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ये और लोगों का इलाज कर पाए। अब तीन चार लोग जो है डॉक्टरों की स्थिति, नर्सों की स्थिति हमने आपको दिखाई। ये सोशल मीडिया पर इस बीच काफ़ी वायरल हो रही थी ये वीडियो और हमने सोचा कि एक बार हमारे दर्शकों को भी ये दिखाएं जो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं और कैसे मार्मिक स्थिति है देखिए। और पिछले दिनों की अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उस बीच भी जिस तरीके से डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे थे,
तो एक डर यह भी था कि हम कोरोना मरीज के एकदम फेस टू फेस होके उनकी इलाज कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी थी जहां पर डॉक्टर खुद डांस करके मरीजों को इस बीच उनको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने देखी और इस पे भी आपने देखा कि लोग जो है घरों पर ना जाके खुद हॉस्पिटल पर रह रहे हैं और 3-4 डॉक्टर्स इकट्ठे होकर रह रहे हैं। आप क्या कहेंगी जसप्रीत इस तरीके की? ये बहुत ही गंभीर स्थिति है जहां पर उनके पास भी शायद ऑप्शन नहीं है, या वह चाहते हैं कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सब जल्द से जल्द सुरक्षित हो जाए, अपने अपने घर को लौट जाएं। पूरे दिन वहां रहकर उनका इलाज कर कर फिर वहीं सोना बहुत मुश्किल कार्य है। बिल्कुल हमें बहुत सराहनीय बात है, हमें उनके सराहना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हर बात पर। आगे बढ़ते आपको सिलीगुड़ी की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे अनलॉक डे 2 की। ये अनलॉक डे 2 की कुछ स्थिति है जहां पर लोग सभी बाहर आए हुए हैं। मार्केट की स्थिति दिखाई जा रही है ये, जहां पर लोग बाहर है, भीड़ भी दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो कुछ दिखाई दे नहीं रही है, लोगों ने मास्क जरूर पहने हैं। दुकानें भी कुछ खुली है, कुछ बंद। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुकानें जो है सब खुली हुई ही आपको नजरें आएंगी वैसे, और कुछ हद तक एक आध दुकान जो है वो अभी भी लोग नहीं खोलना चाह रहे हैं या फिर डर रहे हैं, ऐसी भी बहुत सारी जानकारियां हैं। और अगर आप मार्केट में खुद भी लोग इस बीच बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए खुद का एक जो बात होता है ग्रुप में, घर में, फ्रेंड सर्कल्स में और बाजार में, दुकानों पे, तो लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, बाहर नहीं निकलना चाहिए और लॉकडाउन बंद हो गया या फिर इसको एक्सटेंड करना चाहिए था, या फिर ये जो अनलॉक हो चुका है सब कुछ, इस तरीके से पब्लिक की गैदरिंग होगी तो आने वाला समय जो एक भयावह दृश्य जो है वो उत्पन्न कर सकता है। यही वो समय है जिसमें हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। और इस बीच आप देख सकते हैं कि दुकानें सारी खुल गई हैं, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मास्क पहनकर ही बाहर जाना है, वह भी अगर आवश्यक हो तो ही, नहीं तो बाहर बेवजह नहीं जाना है। जरूरी ना हो तो ना निकलिए घर से। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर, और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि है थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपने साथ लेकर ही रहना है। साथ रहना जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही। दुकानें खुल गई हैं, लॉकडाउन से काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप बनाकर लोग बातें भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हालांकि एक एक दुकान पर इतनी सारी भीड़ देखी जा रही है और बार बार कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि इतनी सोशल डिस्टेंसिंग को आप कम से कम 2 मीटर की 2 गज की दूरी जो है उसको बनाए रखिए। अगर मास्क नहीं है तो आप रुमाल से भी मुंह ढक सकते हैं, सैनिटाइजर नहीं है तो आप पानी से, साबुन से हाथ धो सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, और पॉकेट सैनिटाइजर हो तो बेहतर है, आप लेके चल सकते हैं सड़कों पर। ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको सैनिटाइजर ही यूज़ करना है अपने हाथों को साफ रखने के लिए। और ये एक अच्छी बात ये भी है कि पहले के समय से जो हमें सिखाया जाता था, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कि हमेशा अपने हाथ पाँव को साफ सफाई रखना, खांसना तो मुंह पे कपड़े रखकर, वो कहीं ना कहीं एक घूम फिर कर आ रही है। जसप्रीत, यह बहुत ही अच्छी चीज भी दिखाई दे रही है, लेकिन मास्क जो कि है उसको सही तरीके से पहनना भी आवश्यक है। सिर्फ उसको कान में लटका लेने से कार्य नहीं हो जाता, नाक और मुंह दोनों ढकना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मुंह ढककर नाक खुला छोड़ रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है मास्क पहनने का। सही तरीके से मास्क पहनना सीख जाना चाहिए अभी तक लोगों को, क्योंकि अब हमारे वेशभूषा का एक पार्ट कह सकते हैं कुछ आगे वाले दिनों, आने वाले दिनों तक जो होगा। बिल्कुल जसप्रीत, आप सही बता रही हैं। क्या बोले, लॉकडाउन होना भी था, जो हुआ था वही हो रहा है। अभी कुछ भी पॉजिटिव नहीं है हम लोग का। आपको नहीं लगता है लॉकडाउन की वजह से कोरोना का ज़्यादा डर तो है, सब में डर है, क्या करेगा। अभी सारा ओपन हो गया, पूरा ऑल ओवर इंडिया ओपन कर दिया, अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर आपका क्या है? इसी का साथ लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे चलना होगा सबको। या कुछ तस्वीरें हैं रोड की जहां पर
बहुत सारे वाहन बाहर दिखाई दे रहे हैं। लोग आम अपने नॉर्मल जिंदगी में आ चुके हैं, नॉर्मली बाहर भी निकलने लग गए हैं, दुकानें भी खोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को ही ध्यान में रखना है, जो कि है सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नाक और मुंह बिल्कुल ढककर रखना है। मुंह ढककर कान खुला, नाक खुला छोड़ देने पे नहीं होगा। बिल्कुल जसरीत, आप सही बता रही हैं। और ये सिलीगुड़ी की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि इस बीच उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की क्या कुछ स्थिति रही लॉकडाउन के बाद। ये अनलॉक डे 2 का ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे थे कुछ स्थिति लॉकडाउन डे 2 की। आगे बढ़ते हम क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और लॉकडाउन डे 2 में क्या क्या हुआ है वह तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको। फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ तस्वीरें हैं, आप विस्तार से बताइए। जैसे कि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया जा रहा था, और इसी बीच 25 नंबर तृणमूल कांग्रेस वार्ड कमेटी की तरफ से भी एक 62 दिनों के लगभग फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम उन्होंने किया, और आज उसका समापन है। तो वो हम आपको दिखाएंगे मिलनपल्ली इलाके से अमित सुतेदर की एक रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही सभी लोग 2 गज की दूरी पर रुके हुए हैं। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम है, जो खाद्य सामग्रियां लोगों पर बांटी जा रही है, पके पकाए भोजन की व्यवस्था की गई है, वो आज भी आप देख सकते हैं। मिलनपल्ली के राम ठाकुर मंदिर के पास की यह तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। और इस बीच अगर हम बात करें हमारे संवाददाताओं की, तो सभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के माध्यम से हर संभव हर जगह की स्थिति आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद, इस लॉकडाउन अनलॉक डे 2 में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं, जो कि खाद्य सामग्री का वितरण हो रहा है, या लोग वहाँ पर आके खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। काफी दिनों से ये कार्य चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। पुलिस प्रशासन जो कि है वह भी इसमें पीछे नहीं रही, और अन्य लोग भी इसमें पीछे नहीं रहे। सभी आगे आए, अपने अपने हिसाब से जितना कर पाए उन्होंने सब ने एक दूसरे की सहायता की, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा कर उन्हें मास्क पहना कर फिर ही कितने दिन से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये 64 डेज रनिंग। 64 डेज yes. कब तक देंगे आप लोग? ये अभी डिसाइड नहीं किया, आज हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन उनका भी खुल चुका है। आज हम लोग सब कोई मिल के बैठ के डिसीजन लेंगे क्या कब बंद करना है। दोगे या नहीं दोगे? या क्या दे रहे थे इसमें? इतना दिन से वैरायटी मान लीजिए, मंगलवार और शनिवार को निरामिष, हाँ, और जैसे आज जैसे हो रहा है पुलाव, आलू दम, बेगुनी, चटनी, पायस, एंड कभी कभी फिश, मटन भी खिलाया हम लोग, डीम, अंडे, ये सब। एक दिन में लगभग कितने आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? यहाँ से एसडीओ को जाता है 80 से 100 पैकेट, सिलीगुड़ी पुलिस को 150 पैकेट, एंड आप देख ही रहे हो 400 मिनिमम 400 से 450 यहाँ से लेके जाता है, लगभग मिनिमम 800 हाँ एकदम घर में लेके भी जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे जिसका घर पे अगर मान लीजिए कि 4 आदमी है, 4 लोगों के लिए पूरा ये देता है हम लोग। कभी कभी कोई खाना भी खाते हैं, फिर लेके भी जाते हैं, घर का लिए लेके भी जाते हैं, यहाँ भर पेट खाते हैं, फिर घर के भी ले जाते हैं। जितना आदमी है उतना आदमी का ही लेके हम लोग भर पेट ही खाना देता है सबको, सबके लिए। आपका नाम है? मैं देवाशीष दे हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस का इस वार्ड 25 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ। हम सुनील सरकार। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई 25 नंबर वार्ड की, तृणमूल वार्ड कमेटी की। इन्होंने बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है।
खाना वितरण करना बहुत ही अच्छा कार्य है जो ज़रूरतमंद थे उनको, और साथ ही साथ इन्होंने मीडिया कर्मी हैं जो कि संवाददाता, उन सभी को भी सम्मानित किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। SK लाइव को भी सम्मानित किया था। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरीके से ये कार्य किया गया? पूरे लॉकडाउन में बहुत लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सहायता की, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बीते शनिवार की ही बात है जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस वार्ड कमेटी 25 नंबर वार्ड कमेटी की तरफ से एक संवर्धना कार्यक्रम रखा, जहां पर सिलीगुड़ी के समस्त पत्रकारों को, संवाददाताओं को उन्होंने एक सम्मान दिया, उनका अभिनंदन किया कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर है कोरोना के इस युद्ध में, जिसे हम पुलिस कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, नर्स कह रहे हैं, और मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं इसमें एक वॉरियर ही हम समझते हैं। पहले भी हमने कहा है और आज भी कहते हैं कि सभी मीडिया कर्मी, चाहे जो प्रिंट मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, सभी लोग जो है आप तक संवाद को पहुंचा रहे हैं कि कहाँ की स्थिति कैसी है, कहाँ पर मारपीट की स्थिति है, कहाँ पर डंडे चार्ज हो रहे हैं, कहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कैसी स्थिति, क्या रिपोर्ट आ रहे हैं, क्या आंकड़ों पर इजाफा हो रही है, बढ़ रही है, लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट जो है वो भी सभी लोग पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हम आपको आज बताते हैं NGP में आज गोवा से बस जो है वो पहुंची थी, कुछ बसेस, और वहां पर जो भी श्रमिक थे, स्टूडेंट्स थे, लोग फंसे हुए थे, वो लोग भी इस बीच अपने राज्य वापस आ गए, और वहां से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे राजीव झा जी के साथ। लेकिन उसके पहले आज की इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल जो है फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और ऐसे ही अपडेट्स दिखाएंगे। जसवीर, बिल्कुल ऐसे ही अपडेट्स दिखाते रहेंगे हम आपको। आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले। लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी राहत दी है, लेकिन कोरोना ने अभी नहीं दी है, तो सोच समझकर ही अपने कार्य कीजिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल दिखाते हैं आपको NGP से राजीव झा की एक रिपोर्ट। एक बार स्वागत है आपका दर्शकों SK लाइव में, और हम फिलहाल NGP रेलवे स्टेशन परिसर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि गोवा से जो ट्रेन आई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रेन यहाँ पर उतरी है, और इसमें ख़ास तौर से दार्जिलिंग पहाड़ क्षेत्र के रहने वाले जो गोवा में फंसे हुए थे, वो ट्रेन की शुरुआत होने के बाद आज NGP रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि दार्जिलिंग पहाड़ के लोग रहने वाले हैं, और इनके लिए विशेष व्यवस्था ये जो आप सुमो वगैरह देख पा रहे हैं, इन सुमो की व्यवस्था जो है निःशुल्क रूप से GTA प्रशासन की ओर से की गई है, जिसके बाद इन लोगों को सीधे जो है सिमुलबाड़ी ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो है इन्हें भानुनगर में जो होम क्वारंटाइन बनाया गया है, वहाँ पर जो विशेष दल मौजूद है वो पर्याप्त चेकिंग के बाद उनको निर्देश देंगे कि उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना है या फिर भानुनगर में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ उन्हें रहना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो GTA की ओर से जो अधिकारी हैं वो सभी यात्रियों का जो है नाम नोट कर रहे हैं, और उसके बाद लाइन बाय लाइन जो है उन्हें वाहन में बैठाने की निःशुल्क व्यवस्था जो है वहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आप देख पा रहे हैं, सभी आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कहाँ से आप आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विधान राय। और कहाँ से हैं आप? हम लोग सोनादा से। तो गोवा से आए हैं? हाँ जी। तो गोवा में क्या कर रहे थे? गोवा में हम लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे पहले, तो रेस्टोरेंट सब बंद हो गया, इसकी वजह से हम लोग को रिटर्न होना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन में वहाँ पर आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? लॉकडाउन में हम लोग को तो बहुत सा परेशानी झेलना पड़ा सर। एक्चुअली हम लोग को खाने का थोड़ा व्यवस्था अच्छा नहीं था, और रहने के लिए भी हम लोग रेस्टोरेंट में रुक रहा था, हम लोग वैसा था प्रॉब्लम। तो अभी आप ट्रेन से जो आए हैं उसमें कितना खर्चा लगा आप बता सकते हैं, या ना निःशुल्क रूप से कोई सरकार व्यवस्था की है? एक्चुअली हम लोग गोवा से बस पे रिजर्व करके रेलवे स्टेशन तक आया था, तो उधर हम लोग का कितना 1700 ऐसा तक लिया है। यानी कि वहाँ पर आपका अपना खर्चा लगा? हाँ जी। गोवा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। उसके बाद आप? हाँ, हम लोग ट्रेन में 1700 पे करके हम लोग टिकट और ये सब बस का मिला के 1700 में हम लोग इधर NGP तक पहुँच गए। ट्रेन में किस तरह की असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ा? एक्चुअली ट्रेन में क्या था, टॉयलेट वगैरह का कुछ वो अच्छा व्यवस्था नहीं था, कि पूरा गंदा हो जाता था, बार बार वो भर जाता था। और पानी बंगाल से जब हम लोग घुसा तो पानी और बिस्किट के सिवा और कुछ नहीं मिला,
उधर आंध्रा में और बेंगलोर में हम लोग को कुछ खाना वाना भी मिला था, राइस वगैरह बिरयानी वगैरह भी मिला था। किसके तरफ से मिला था? वो रेलवे की तरफ से ना कहीं किसी संस्था की तरफ? रेलवे की तरफ से मिला हुआ सर, निःशुल्क। हाँ जी। तो अभी आप अपने इलाके में हैं, कैसा लग रहा है? अभी इधर आके तो खुशी लग रहा है कि हम लोग अब घर पहुँच रहे हैं सर। शुक्रिया हमसे बातचीत के। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जो है कहाँ से आए हैं और कहाँ के लोग रहने वाले हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रुपेन तामांग। और कहाँ से हैं आप? दार्जिलिंग जिले के? दार्जिलिंग सोनादा से हूँ। सोनादा से हैं। और गोवा में क्या कर रहे थे? गोवा में हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान किस तरह की असुविधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? वहाँ पे तो बहुत असुविधा हो रहा था हमें, वो ट्रेन का, ये सब खाने का, बैठने का, ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी आप ट्रेन में जब आए हैं तो आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही थी? अभी ट्रेन में तो हमें खाना मिला, बस उतना ही। उसका कोई आपको पेमेंट करना पड़ा? जी, वो तो पेमेंट नहीं करना पड़ा, वो निःशुल्क मिला। जी हाँ। आपका नाम क्या है? विकास तमसा। दार्जिलिंग सोनादा। गोवा में हम लोग सब होटल लाइन में प्राइवेट जॉब ही करते हैं। प्राइवेट जॉब जितने यहाँ पर हैं सभी प्राइवेट जॉब ही करते हैं गोवा में। तो जहाँ आप लोग प्राइवेट काम कर रहे थे वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जो आप सभी आपका व्यवसाय उनका तो बंद था, तो आपको किस तरह की कोई असुविधा वहाँ पर हो रही थी? ऐसा तो हाँ, उधर भी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो होता रहता है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट जब लोकल रहता है तो लोकल का सबसे पहले तो गवर्नमेंट लोकल का ही देखता है। तो जो हम लोग आउटसाइड से आए हैं तो उन लोग को बाद में देखते हैं। तो ठीक ही था, इतना भी प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ही था उधर। तो अभी यहाँ तक आए हैं दार्जिलिंग ज़िले में आप अभी फ़िलहाल खड़े हैं, तो इतनी दूर से जो आए हैं इसमें पूरा खर्चा आप लोग खुद से किए हैं ना कोई सरकार आपको मुहैया कराई है? ये तो पूरा सरकारी किया है। उसमें जैसे हम लोग जैसे गोवा से आया था, गोवा से लेके आंध्रा तक एकदम अच्छा था, खाना वाना सब सही था। लेकिन जैसे हम लोग बंगाल में घुस गए तो उसके बाद सिर्फ पानी और बिस्किट ही मिल रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, केला मिलता था, बस उतना ही। तो जैसा कि आपने सभी दर्शकों से सुना, उनकी असुविधाओं को आपने सुना कि बताया कि आंध्र प्रदेश तक इनका ठीक था, उसके बाद जो है बंगाल में आने के बाद सिर्फ पानी और केला से मिला। बस थोड़ी सी मतलब असुविधा इनको ज़रूर हुई, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और बाकी यात्री भी सभी जो है गोवा के ही रहने वाले हैं, और गोवा से ही सभी लोग जो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। तो अब जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जेपी रेलवे स्टेशन परिसर पर, और यहाँ से ये लोग जीटीए के द्वारा जो कैंप लगाया गया है उस कैंप में अपना नाम दर्ज कराकर अपने अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए लोग रवाना हो चुके हैं। एक बार फिर सबको बता दें कि इन सभी का जो है थर्मल स्क्रीनिंग जो है सिमुलवाड़ी में होगा, उसके बाद इन्हें भानुनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो मेडिकल टीम बैठी हुई है वह यह दिशा निर्देश इन लोगों को देगी कि इन लोगों को होम क्वारंटाइन में जाना है या फिर सरकारी क्वारंटाइन में इन्हें रखना है। तो कैमरामैन अमित के साथ मैं राजीव, एनजेपी SK लाइव, धन्यवाद। आपका नाम? पलाश बर्मन। कहाँ से आए? गुजरात। कब पहुँचे? कब पहुँचे? अभी आधा घंटा हुआ। आधा घंटा पहले। आपका नाम? लक्ष्मण। कहाँ से आए? केरल। कहाँ रहते? नगरगढ़। आपको बता दें कि यहाँ पर जब से ट्रेनों के परिचालन शुरू हुई है तब से यहाँ पर जो है तमाम जो प्राइवेट ड्राइवर्स थे वो भी अपने गाड़ियों को लेकर के यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, जिससे कि पैसेंजर इन्हें मिले और अपने जो उनकी रोज़ी रोटी जो पहले बंद थी लॉकडाउन के दौरान वो एक बार फिर से शुरू हो। ऐसे में जब कोरोना वायरस का कहर अभी भी चल रहा है और ऐसी स्थिति में हमें देखना यह है कि गाड़ियों का ये जो प्रॉपर ये लोग सैनिटाइजिंग करने के बाद इन लोगों को वापस ले जा रहे हैं ना, किस तरह की व्यवस्था ये लोग खुद से कर रखे हैं, इस विषय में विस्तार से हम जानकारी लेंगे एक एसोसिएशन के सदस्य और ड्राइवर से भी। जी, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम दर्पण है। मैं जीटीए क्षेत्र करशैंग से हूँ और मैंने पहले यहीं से काम सीखा और यहाँ मैं ड्राइवर हूँ। और ये मेरे तरफ से और ये पूरा सोसाइटी के ये हमारा जो भी यूनियन है उसका तरफ से ये छोटा मैंने मुहिम रखा था, तो सर लोग ने पूरा सपोर्ट किया है। बंगाल पुलिस ने भी पूरा सपोर्ट किया है, सर लोग ने भी पूरा सपोर्ट किया है। मेरा तो एक छोटा सा कोशिश खाली है
जिस ये आप लोग खुद से कर रहे हैं आपस में? मेरा ये हम लोग का ये हमारा सिंडिकेट से मेंबर से ये हमारे लोग। और ये इस तरह का पल रोजाना होगा ना सिर्फ आज के लिए? रोजाना होगा कंपलसरी। यहाँ से सैनिटाइजर करके ही जाना है, पैसा हो ना हो वैसा कोई बात नहीं, पर सैनिटाइजर करके ही जाना है। ये सैनिटाइजर भी अच्छा वाला सैनिटाइजर है। मैंने WHO ने ऐसा कुछ मेरे न्यूज़ में सुना था, तो ये वाला सैनिटाइजर ला के मैंने यूज़ कर रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ आप बताइए कि जो भाड़ा है, भाड़ा में आप लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं ना पहले जो भाड़ा था वही रख रहे हैं? अभी भाड़ा में देखिए तेल का दाम बढ़ गया, सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, तो भाड़ा में भी थोड़ा बढ़ोतरी तो करना पड़ेगा, पर जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से हो उसी हिसाब से हम लोग भाड़ा का भी ये करेंगे। पर मैं तो नहीं बोल सकता, मेंबर है, बड़ा बड़ा लोग है मेरे से भी, मैं तो एक छोटा सा ड्राइवर हूँ। और मैं जितना भी हमारा युवा वर्ग है अभी कुछ ना कुछ करे, है ना, खाली ना बैठे, और योगदान देना बहुत ज़रूरी है। सरकार का आज कितना करेगा हम लोग, है ना, सरकार तो जितना हो सक रहा है दे ही रहा है हम लोग को, चावल दाल थोड़ा बहुत जो भी है मिल रहा है हमें, और सरकार की तरफ से हमें खुशी है, अच्छा ही है, ठीक ही है, कोई ये नहीं है। अच्छा, आप सभी भी यहीं के ड्राइवर्स हैं? तो दादा মানে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এখন 2 মাস তো লকডাউন ছিল, আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন আমরা জানি, তাহলে এই এখন যে খুলছে তাহলে এগুলা কি আপনার ভাড়াটা বাড়াবেন না বাড়াবেন না? ভাড়াটা তো বাড়াবো, আর কি বাড়াবো, পুরানো রেটে আছে, ভাড়া তো বাড়ানো উচিত। যেরকম আমাদের ট্যাক্স বাড়ে গেছে, ইন্স্যুরেন্স বাড়ে গেছে, আমরা কিস্তি দিতে পারতেছি না, সবাই কিস্তির গাড়ি, এই নিয়ে আমরা আর কি এখন আপাতত পুরানো রেটেই আমরা চলতেছি। মানে হতে পারে যে আগামী কয়েকটি দিনে ভাড়াটা বাড়তে পারে? হ্যাঁ, বাড়তে পারে, পুরানো রেট নিয়ে আমরা চলতেছি আপাতত, ভাড়াটা বাড়তে পারে। আমরা পুরানো রেটে তো আমাদের পোষাচ্ছে না, তেলের দাম বাড়ে গেছে, ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, ইন্স্যুরেন্স দিতে হচ্ছে, তারপরে আমাদের হচ্ছে আপনার কিস্তি দিতে হচ্ছে, 3 মাসের কিস্তি ডিউ হয়ে গেছে। এখনও তো অত প্যাসেঞ্জার শুরু হয় নাই, মানে হয় কি, মানে যদি আগে আপনারা 10 জন নিয়ে যাইতেন, এখন তো অত প্যাসেঞ্জার আসছে না, তাহলে যদি এরকম হয়, যদি 4টা-5টা আপনারা প্যাসেঞ্জার পান, তাহলে কি ওদের থেকে 10 জনের ভাড়া নিয়ে যাবেন না অতই ভাড়া নেবেন, এমনি যাবেন? ওই আমরা যেটুকু ক্যাপাসিটি এখন 4 থেকে 6 জন, বাস ওইটাই ভাড়া নিচ্ছি এখন। ওর জন্য তো কি এক্সট্রা কাউকে পেমেন্ট করতে হবে না? না না, পেমেন্ট করতে হচ্ছে না। क्या बोलेंगे দাদা? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো এখন তো লোক নেই, আর লোক আসবেও না, আমরা তো ট্যুরিস্ট নিয়ে চলে বেড়াই, আমরা তো লোকাল লোকে আমাদের হয় না, আমাদের পাহাড়ে যাওয়া আসতে হয়, ট্যুরিস্ট তো মনে হয় 7-8 মাস আসবে না। তো আমাদের যদি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স এটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করতো আমাদের সুবিধা। আমরা তো কোনো জায়গায় আপাতত কোনো ধরনের কোনো সুবিধা আপনারা পাচ্ছেন কোনো গভর্নমেন্ট থেকে? আমরা কোনো সুবিধা পাই নাই, গাড়ির মালিক ড্রাইভার আমরা কোনো সুবিধা পাই নাই, কারো কাছেই কোনো সুবিধা পাই না, কোনো গভর্নমেন্টের কাছে সুবিধা পাই নাই। আমাদের যদি ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স, ফিটনেসটা এটা গভর্নমেন্ট দেখতো আমাদের সুবিধা হতো। আমরা তো 7-8 মাস বসেই থাকতে হবে, আমাদের অবস্থা খুব সত্যি খুব বাজে অবস্থা। तो जैसा कि देखा, इन लोगों ने अपनी समस्या भी बताई, और जो मानवीय पहल, ये लोग खुद से सैनिटाइज करके जो वाहन को यहाँ से ले जा रहे हैं, चाहे जहाँ पर भी जाना हो, हमारे यात्री जो भी यहाँ पर आएंगे उनको जाने से पहले पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करने के बाद यहाँ से ले जा रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय NJP से थोड़ी बहुत भाड़े में बढ़ोतरी हो सकती है।